हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर जैसे कि हम लोग यहाँ पर हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और हम लोग यहाँ पे NTUC नेट की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट की। और यहाँ पे जो इसके पहले के टॉपिक हैं वो हमने कवर करा दिए हैं। इसके पहले के टॉपिक कवर हो गए हैं बच्चों, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब आज के टॉपिक के बारे में हम जानते हैं, जो अरविंद घोष के बारे में हम लोग जानेंगे। इन्होंने सर्वांग योग दर्शन की विचारधारा दी है और इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, वो 1872 में कलकत्ता में हुआ था। और महर्षि अरविंद घोष जो थे वो पहले तो क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें इन्होंने क्रांतिकारी थे और बाद में ये योगी बन गए। इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं, कितनी इनकी रचनाएं क्या हैं। और इनकी रचनाएं बच्चों, एक तो इन्होंने पत्रिका निकाली थी जो वंदे मातरम, जो इनकी पत्रिका थी वो वंदे मातरम पत्रिका थी, उसका प्रकाशन होता था। और इन्होंने वेद उपनिषद पर टीका भी लिखी है। और इनकी पुस्तकें हैं या द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री और दिव्य जीवन और गीता प्रबंध और फ्यूचर पोएट्री, ये इनकी रचनाएं हैं। अब बच्चों हम लोग इनके श्री अरविंद के दर्शन का जो लक्ष्य था, उन्होंने कहा है कि उदात्त सत्य का ज्ञान, यानी कि जो हम लोग आत्म साक्षात्कार करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं ऑफ द सब लाइम ट्रुथ, यानी कि सत्य की खोज करना, उसका जो सत्य है, परमात्मा है, उसका साक्षात्कार करना, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और ये समग्र जीवन दृष्टि, वो कहते हैं कि ये समग्र जीवन दृष्टि यानी कि इंटेग्रल व्यू ऑफ लाइफ द्वारा प्राप्त होती है। जब सत्य की खोज हम करने जाते हैं तो जीवन के सब तरफ, यानी कि एक तरह से जीवन का या मनुष्य के जीवन का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरीके से जब विकास होता है और वो सत्य और तम और रज से भी दूर हो जाता है, तो वो एक तरह से उसका जो समग्र जीवन दृष्टि है वो बदल जाती है और उस सत्य की खोज कर लेता है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। अब इसका पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। श्री अरविंद के द्वारा उन्होंने कहा है, जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो बच्चों सत्यचित आनंद की प्राप्ति, यानी कि सत्यचित आनंद कौन है? परमात्मा, उसकी प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। सेकंड पॉइंट है कि अरविंदो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो भौतिक जीवन जो हम लोग जीते हैं, दैनिक जीवन, उसमें अध्यात्म इतना नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए जब अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस के रूप में परिवर्तित करते हैं। जब बच्चों हम अपने स्वार्थ की बातें करते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, तो हम उस परमात्मा से या अति मानस की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए अरविंदो कहते हैं कि मनुष्य को भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए तथा अन्य मानवों की सेवा, दूसरों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस यानी कि एक महामानव के रूप में वो परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पे जब वो कहते हैं कि जब मनुष्य सत्य, रज और तम, ये मनुष्य की प्रकृति है, मनुष्य के गुण हैं, मनुष्य का दृष्टिकोण है, जब ये सत्य से और रज और तम, यानी कि सत्य जो है ये सत्य की बातें करता है, रज जो है वो आपका उसमें थोड़ी भौतिकता आती है, और जो तम है उसमें बहुत ज़्यादा भौतिकता होती है, तामसी भाव ज़्यादा होता है। तो इन सब की प्रवृत्ति, इन सब दृष्टिकोणों, इन सब विचारों से जब वो ऊपर उठ जाता है तो ज्ञानी बन जाता है और अति मानस की स्थिति में पहुँच जाता है। बच्चों नेट में इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं अरविंद घोष के, और उसमें भी मानस, अति मानस की ही बारे में पूछा गया था।
तो ये अतिमानस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इसमें ऐड किया है मैंने। और चलिए अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों है, इन्होंने कहा कि योग के द्वारा मानव की चित्त की शुद्धि होती है, अतः समग्र जीवन दृष्टि हेतु अरविंद योगाभ्यास पर बल देते हैं। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है कि जोड़ना, आत्मा परमात्मा को जोड़ना, मन और शरीर को जोड़ना। तो योग के द्वारा जो मानव है वो, उसका जो चित्त है, मन है, उसकी शुद्धि हो जाती है और वो समग्र जीवन यानी कि पूरा जीवन जो सब तरफ का उसका जीवन है, भौतिक है, नैतिक, हर तरह का जीवन जो है, उस जीवन दृष्टि हेतु उन्होंने कहा है कि छात्रों को या मनुष्य को योगाभ्यास पे बल दिया है, उसको अवश्य करना चाहिए। इसका 4 पॉइंट है बच्चों कि अतिमानस को चेतना का उच्च स्तर कहा गया। जब मनुष्य है अतिमानस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वो चेतना का, उसकी आत्मा का उच्च स्तर कहा जाता है। इसका 5th पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि मस्तिष्क की धारणा, जो मस्तिष्क है उस धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मस्तिष्क के विचार स्तर जो हैं वो है, नंबर 1 चित्त है, फिर मनस है, फिर बुद्धि तथा अंतर्ज्ञान है, जिनका धीरे यानी कि एक कर्म से विकास होता है। पहले चित्त का होता है, मनस होता है, बुद्धि होती है, अंतर्ज्ञान होता है, इस तरीके से विकास होता है। अरविंद की शिक्षा पद्धति की संकल्पना क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा ऐसी हो, उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थियों की स्मृति और निर्णय शक्ति एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास करे। बच्चों ये तो बात सत्य ही है कि अगर आप अपने आसपास की दिनचर्या देखते हैं, आसपास के जीवन को देखते हैं, तो मनुष्य इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसे अगर एक निर्णय लेना पड़ता है, जॉब के लिए निर्णय है, अपने करियर के लिए निर्णय है, या मान लीजिए वो कहीं एक शॉपिंग मॉल में ही गया, अपने लिए कपड़े चुनने हैं उसको, तब भी वो 2 लोगों से 4 लोगों से पूछेगा, यानी कि उसको निर्णय करने की शक्ति उसमें नहीं है और सृजनात्मक क्षमता नहीं है, यानी कि एक नई चीज़ क्रिएट करने की तरफ नहीं जाता है। जो पहले का ज्ञान है, जो अब तो ये है कि अगर छात्रों को अगर कोई चीज़ दी जाती है तो पहले तो वो गूगल बाबा पे सर्च करेंगे, उससे मटेरियल ढूंढेंगे, फिर जाके अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। यानी कि जो अपनी तरफ से सोचना था, जो अपने माइंड को यूज़ करना था, वो कहीं ख़त्म हो गया है, वो समाप्त हो चुका है। तो उसी के बारे में यहाँ बात की है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों की, जो छात्रों की स्मृति और निर्णय यानी कि सेलेक्ट करने की पावर और सृजनात्मक क्षमता का विकास करे। उन्होंने प्रतिभा की 3 विशेषताएं बताई हैं। ये 3 विशेषताएं हैं कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आत्मज्ञान, और सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअलिटी। ये 3 तरह की बातें उन्होंने बताई हैं कि छात्रों में ये 3 गुण तो होने ही चाहिए। और प्रत्येक दार्शनिक, जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी दार्शनिक हुए हैं वो एक शिक्षाविद भी होते हैं, वो शिक्षा में उनका बहुत प्रभाव रहता है। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि प्रत्येक दार्शनिक एक शिक्षाविद भी होता है। और उस समय की शिक्षा पद्धति से वे असंतुष्ट थे। अब वे क्यों असंतुष्ट थे उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि उस समय की जो शिक्षा थी वो आत्मज्ञान और सृजनात्मकता तथा बुद्धिमत्ता का ह्रास हो रहा था। उस समय की शिक्षा में आत्मज्ञान की बातें या क्रिएटिविटी की बातें या बुद्धिमत्ता की बातें नहीं थी, उनका ह्रास हो रहा था। इसीलिए उन्होंने उस समय की शिक्षा प्रणाली से वो असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी फाउंडेशन ऑफ द इंटेलिजेंस, यानी कि कोई भी ज्ञान या कोई भी सूचना मात्र ले लेना वो कोई इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता नहीं है।
एक माइंड में केवल सूचनाओं का भंडार कर लेना, सूचनाओं को भर लेना और उसको उपयोग ना करना, प्रैक्टिकल ना लाना या उस सूचना से आगे और चीज़ों का आविष्कार या इन्वेंशन ना करना, ये कोई फाउंडेशन नहीं है इंटेलिजेंस की, इन्होंने बताया। शिक्षा का लक्ष्य बताया कि अरविंदो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य जो है विकासशील आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहायक होना है तथा उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग हेतु सक्षम बनाना है। कहने का अर्थ यह है कि मानव को धीरे धीरे अति मानव की स्थिति में पहुंचाना है। जब मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि उसके शरीर का, मन का, उसके सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और उसके नैतिक रूप से हर तरह से उसका जब विकास होगा और उच्च आदर्शों को अपने जीवन में प्रयोग हेतु वो सक्षम बनाया जाएगा, तो वो धीरे धीरे अति मानस की स्थिति में पहुंच जाएगा। अब बच्चों पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने ये बताया है कि वो विज्ञान और इतिहास मनोविज्ञान पर बल देते थे, क्योंकि विज्ञान जो है हमें रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ता है और इतिहास जो है वो हमारी जो संस्कृति की जो गौरव है उसके बारे में बात करता है। और मनोविज्ञान पे बल दिया क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो छात्रों के मन को, यानी कि छात्रों के अभिवृत्ति को, छात्रों की योग्यता को देखकर हम लोग जो उनको शिक्षा देते हैं वही मनोविज्ञान है। और उन्होंने कहा कि विज्ञान, इतिहास और मनोविज्ञान को तो शामिल करना ही चाहिए, जिससे कि समग्र जीवन दृष्टि जो छात्रों की है वो विकसित हो पाए। उन्होंने सह शिक्षा पर बल दिया। सह शिक्षा यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का साथ में जो शिक्षा होती है उसके लिए सह शिक्षा पर बल दिया। और नैतिक शिक्षा पे उन्होंने विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति जो होती है वो मनुष्य की जो मानसिक प्रवृत्ति नैतिक प्रवृत्ति पर आधारित होती है और बौद्धिक शिक्षा जो है वो नैतिक व भावनात्मक प्रगति से रहित होती है, मानव के लिए हानिकारक है। अब बच्चों ये तो बात सही है कि मनुष्य की जो मानसिक प्रवृत्ति है या जो मन की अवस्था है नैतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। अगर उनको नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है या केवल उनको भौतिक शिक्षा या एक तरह से सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है तो उनका समाज का या उनके जो मन का है वो फाउंडेशन जो उनके मन की है वो मजबूत नहीं हो पाती है और वो समाज के लिए हानिकारक हो जाता है, मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मनुष्य की जो मानसिक प्रवृत्ति है यानी क्योंकि भावनाओं को, उसकी जो नैतिक भावनाएं हैं, आदर्श हैं, उनको ज़रूर होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो नैतिक प्रवृत्ति पर आधारित होती है। बौद्धिक शिक्षा जो हम दे देते हैं बच्चों को, जिसमें नैतिक व भावनात्मक प्रगति नहीं हो पाती है, अगर उनकी बौद्धिक शिक्षा तो हम लोगों ने उनको दे दी लेकिन उसमें नैतिक जो है यानी मॉरल्स वैल्यू जो हैं या भावनात्मक प्रगति जो है वो हम उनको नहीं देते हैं, तो मानव के लिए हानिकारक है। बच्चों आजकल के आप लोग जीवन में देखते होंगे कि बच्चे जो हैं या छात्र जो हैं छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, छोटी छोटी जीवन की परेशानियां आती हैं और वो हार मान जाते हैं और जीवन अपना नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो नैतिक है और भावनात्मक फाउंडेशन उनकी कमज़ोर है, वो मजबूत नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कदम उठाते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे अरविंदो ने कहा है, इसलिए नैतिकता पर और भावनात्मक प्रगति पर उन्होंने जोर दिया है। अब शिक्षण विधि के बारे में जानते हैं कि अरविंदो कहते हैं कि अरविंद के अनुसार शिक्षण एक विज्ञान है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन आना अनिवार्य है। जो बच्चों हम लोग बीएड का जब ट्रेनिंग करते हैं और जो बीटीसी की ट्रेनिंग होती है वो उसी विज्ञान को हम लोग को सिखाने के लिए दी जाती है कि जो शिक्षण है, जो बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं टीचर्स, ये एक विज्ञान है। तो उनको बच्चों के वही उसे ही मनोविज्ञान कहा गया है कि उसमें हम बच्चों को समझते हैं, बच्चों के अनुसार, बच्चों की अभिवृत्तियाँ, उनकी रुचियाँ और उनके मन को कि किस समय उसका क्या करने का मन है और उसकी अभिरुचि किस तरफ है, बच्चों को समझने का मौका मिलता है। तो और इससे ये ऐसा विज्ञान है जिससे कि हम उनके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और इसीलिए उन्होंने शिक्षण विधि को बताया है कि ये एक विज्ञान है।
प्रत्येक बच्चे को अपने व्यक्तिगत अभिवृत्ति, उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक बच्चा है उसकी योग्यता अलग है, उसकी अभिवृत्ति अलग है, उसकी अपने करियर में आगे जाने की आकांक्षा अलग है। तो प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत अभिवृत्ति और योग्यता के अनुकूल ही शिक्षा दी जाए। जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि हो उसी चीज़ को उसको पढ़ाया जाए, उसको आगे लेके जाया जाए। अब शिक्षक के बारे में वो कहते हैं कि जो शिक्षक है वो प्रशिक्षक नहीं है। प्रशिक्षक तो एक आप सर्कस में भी देखते हैं कि शेर और उन लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो शिक्षक एक प्रशिक्षक नहीं है, वह एक सहायक है और पथ प्रदर्शक है। यह सहायक कि जब बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके ज्ञान को ढूंढने में, उसके ज्ञान को विकसित करने में वो सहायक होता है और उसको रास्ता दिखाता है कि किन किन रास्तों से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान को और डेवलप कर सकते हैं। अनुशासन के बारे में उन्होंने कहा है कि अनुशासन जो है वो प्रभावात्मक होना चाहिए। प्रभावात्मक का मतलब ये है बच्चों कि बच्चा जैसे अपने समाज में जैसा भी रूप देखता है, चाहे टीचर्स का चाहे पेरेंट्स का, वो फॉलो करता है। जो टीचर होते हैं वो बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। अगर वो स्वयं ही अच्छे हैं, सद्विचार वाले हैं या अनुशासन का पालन करते हैं, टाइम के पंक्चुअल हैं, तो उनको बच्चे उनको देखेंगे और फॉलो करेंगे। इसलिए इन्होंने कहा है कि बच्चे जो अनुशासन है वो प्रभावात्मक अच्छा है। और शिक्षा में उन्होंने कहा कि वो पहले की प्रणाली से भी बहुत प्रभावित थे। जो गुरुगृह प्रणाली होती थी उसमें क्या होता था कि शिक्षा में बच्चों को गुरु बैठे रहते थे और प्रवचन दिया जाता था, उपदेश दिया जाता था और मौखिक विधि से भी अपना पढ़ाया जाता था। उस विधि के भी ये पक्ष में है कि शिक्षा को मतलब इस तरीके से भी प्रवचन या उपदेश और मौखिक विधि के द्वारा भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।